एक गरीब विधवा को गांव की सबसे अमीर औरत से एक बेइज्जत करने वाला तोहफा मिलता है। एक पुरानी जीप जो बरसों से लावारिस पड़ी थी और पूरी तरह से कीचड़ में लपटी हुई थी। लेकिन जब वो विधवा उसे साफ करना शुरू करती है तो उस कुछ ऐसा मिलता है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। यूं एक ऐसा गहरा राज मिलता है जो उसके मरे हुए पति को गांव की उस करोड़पति मलकिन से जोड़ता है, एक ऐसे तरीके से जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो चीज सिर्फ कबाद लग रही थी वो अब उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामपुर गांव की धूल भरी गलियों में जहां दोपहर का सूरज जमीन को आग की तरह जलाता है, वहां रहती है राधा देवी। राधा की उम्र 38 साल है, लेकिन उसने वो दुख देखा है जो किसी इंसान को तोड़ने के लिए काफी होता है। अपने पति को खोने के बाद अकेले 3 बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं था। राधा देवी तेज धूप में चलती आ रही है। उसने एक पुरानी हल्की नीली रंग की साड़ी पहनी है जो जगह जगह से घिस चुकी है। उसके पैरों में पुरानी चप्पलें हैं जो हर कदम पर धूल उड़ाती हैं। उसके साथ उसके 3 बच्चे चल रहे हैं। राहुल जो 12 साल का है और जिसकी आंखें बिल्कुल अपने पिता जैसी गहरी हैं। लक्ष्मी जो 9 साल की है और जिसने अपने बालों की 2 बिखरी हुई चोटियां बना रखी हैं। और सबसे छोटा चिंटू जो अभी सिर्फ 6 साल का है और अपनी मां का हाथ पकड़े हुए है, मिट्टी से साने हुए नन्हे हाथों से। वो लोग अभी 5 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं गांव की उस बड़ी हवेली से जहां राधा देवी काम करती है। वो वाहन अस्तबल की सफाई करती है और मलकिन के परिवार के कपड़े धोती है। हफ्ते में 3 बार वो ये लंबा सफर करती है और बदले में उसे दिन के सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं। ये पैसा बस इतना ही है कि दाल चावल और रोटी का इंतजाम हो सके, और अगर किस्मत अच्छी रही तो कभी कभी रविवार को थोड़ा सा चिकन आ जाए। जिस घर में वो रहते हैं उसे घर कहना मुश्किल है। मिट्टी की 4 दीवारें हैं जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं। चैट पर एक पुरानी टीन की शीट लगी है जो बारिश में धूल की तरह बजती है, और फर्श सिर्फ कच्ची मिट्टी का है जिसे राधा हर सुबह झाड़ू लगाकर साफ करती है, लेकिन धूल वापस आ ही जाती है। पर यह घर उनका अपना है। पति रमेश की मौत के बाद बस यही एक चीज बची थी। रमेश की मौत 3 साल पहले हाईवे पर हुए एक भयानक ट्रक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसी शाम जब राधा अपने बच्चों के लिए चाय बना रही थी और डब्बा खाली करके आखिरी छुटकी चीनी ढूंढ रही थी, तभी यूं से बाहर एक ताकतवर इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका जिस पर शीशा नहीं था, सिर्फ एक फटा हुआ पर्दा लटक रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर चमकती हुई सेफ्ड एसयूवी खड़ी थी जो गायत्री देवी की थी। गायत्री देवी घड़ी से नीचे उतरी। उनकी आंखों पर महंगे काले चश्मे थे और उन्होंने रेशमी सरी पहन रखी थी। उनकी खुशबू हवा में उनसे पहले ही पहुंच गई थी। गायत्री देवी की उम्र 52 साल है, लेकिन वो काफी जवान लगती हैं। वो प्यूर इलाके की सबसे अमीर औरत हैं, हवेली की मलकिन हैं और उनके पास स्कूल बसेस का एक बड़ा फ्लीट है। नमस्ते राधा, गायत्री देवी ने कहा, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। राधा जल्दी से बाहर निकली और अपने हाथ अपने मेले आंचल से पोंछने लगी। नमस्ते मलकिन, आप यहां सब खैरियत तो है ना? गायत्री देवी ने आसपास देखा और उस गरीबी को महसूस किया जो वहां चापी नहीं चप सकती थी। पेड़ों के बीच बंधी हुई रस्सी पर सूखते हुए कपड़े, आंगन में घूमती हुई मुर्गियां और वो जंग लगी हुई बल्टी जिसमें बच्चे नहाते थे। गायत्री ने कहा कि वो जानती है कि राधा और बच्चों के लिए वक्त मुश्किल चल रहा है, इसलिए वो मदद करना चाहती थी। राधा के गले में एक गांठ सी बन गई। उम्मीद एक खतरनाक चीज होती है जब आपके पास कुछ भी ना हो। राधा ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो जानती है कि वो मेहनत करती है, लेकिन गायत्री देवी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कहा कि इसीलिए वो उसके लिए कुछ लाई है। गायत्री ने सड़क की तरफ इशारा किया। उनकी चमचमाती नई घड़ी के पीछे एक और घड़ी आ रही थी, लेकिन यह बिल्कुल अलग थी। यह एक पुरानी महिंद्रा जीप थी, शायद 90 के दशक की। इसका नीला रंग धूप और बारिश से उड़ चुका था। पूरी जीप पर सूखा हुआ कीचड़ जमा था और नीचे घास फूस लटक रही थी। तैरे आधे हवा से खाली थे और आगे का शीशा धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जीप सालों से किसी सुनसान मैदान में सड़ी गल रही हो। हवेली का एक नौकर इसे बड़ी मुश्किल से चला कर ला रहा था
और जीप से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई बीमार जानवर कराह रहा हो। तीनों बच्चे घर से बाहर भगे और उनकी आंखें हैरानी से फाती रह गई। चिंटू चिल्लाया, देखो गड़ी। लेकिन बड़ा बेटा राहुल जीप की हालत देखकर निराश हो गया। उसने धीरे से कहा, मां, यह तो बहुत गंदी और टूटी हुई है। राधा को समझ नहीं आया कि क्या बोले। उसने उस कबाड़ जीप को देखा और फिर गायत्री देवी को देखा। गायत्री देवी ने अपना चश्मा ठीक किया और एक ऐसी आवाज में बोली जो ऊपर से दयालु लग रही थी पर अंदर से रूखी थी। उन्होंने कहा कि वो जानती है कि ये कोई खास चीज नहीं है। ये जीप हवेली के पीछे वाले मैदान में सालों से खड़ी थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद राधा और बच्चे इसका कुछ इस्तेमाल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं होने से तो बेहतर ही है। राधा चाहे तो इसे ठीक करा ले या इसके पुर्जे बेचकर कुछ पैसे कमा ले। राधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। 3 साल तक हवेली में जान तोड़ मेहनत करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, पसीना बहाने के बाद उसे ये मिला था, एक ऐसी जीप जो कबाड़ खाने से उठाई हुई लग रही थी। लेकिन उसके सामने उसके 3 बच्चे खड़े थे जिनके पेट भरने थे, जिनके लिए जूते खरीदने थे। राधा ने भरी हुई आवाज में कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं, बल्कि मदद तो मदद ही होती है। गायत्री देवी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो राधा समझ नहीं पाई। शायद वो बेचैनी थी या शायद जल्दी निकालने की हड़बड़ी। गायत्री ने कहा कि कागज डैशबोर्ड में होंगे अगर चूहों ने खाए ना हो तो। और फिर वो अपनी चमकती गड़ी में बैठकर चली गई, अपने पीछे धूल का एक बड़ा गुबार छोड़ते हुए। वो उस टूटी हुई जीप को वहीं छोड़ गई जैसे कोई पुराना कचरा फेंक जाता है। राहुल जीप के चारों तरफ घूमने लगा और जंग लगे लोहे को छूकर बोला, मां, ये तो पूरा कबाड़ है। लक्ष्मी बोनट पर चाद गई और गंदे शीशे से अंदर झंकने लगी और बोली, पर अब ये हमारा कबाड़ है ना। चिंटू ने एक फ्लैट टायर पर लात मारी और कहा, यह चलेगी मां, यह जरूर चलेगी। राधा धीरे से जीप के पास गई। गड़ी की हालत वाकई खराब थी। नीला रंग जगह जगह से उखड़ गया था, दरवाजों पर जंग लगा था और पीछे की खिड़कियों पर मकड़ी के जाले थे। इंजन से पुराने तेल और सड़ान की बदबू आ रही थी। लेकिन जैसे ही राधा ने अपना हाथ उस गर्म बोनट पर रखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक थरथराहट जैसे कोई करंट लगा हो। ऐसा लगा जैसे वो लोहा उसके स्पर्श को पहचानता हो। राधा ने बच्चों से कहा कि वो लोग कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा साफ करके, थोड़ा ठीक करके बेच सके तो शायद महीने भर का राशन आ जाएगा। राहुल, जो हमेशा समझदारी की बात करता था, मान गया और बोला, मैं बाल्टी में पानी लाता हूं। लक्ष्मी कूद कर नीचे आई और बोली, मैं खिड़कियां साफ करूंगी। और चिंटू ने अपने नान्हे हाथ उठाकर कहा, मैं भी मदद करूंगा। और इस तरह जब सूरज ढलने लगा था और आसमान नारंगी हो रहा था, राधा का परिवार उस पुरानी जीप को साफ करने में जुट गया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस जंग लगे लोहे और फाते हुए सीट्स के बीच एक ऐसा सच छुपा है जो उनकी किस्मत पलट देगा। राधा ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ फेरते हुए धीरे से पूछा, तुम कौन थे और कहां से आए हो? हवा चली और नीम के पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, जैसे कुदरत भी जानती हो कि उस जीप के पास सुनाने के लिए बहुत गहरे राज हैं। क्या राज छुपा है उस लावारिस जीप में? गायत्री देवी उस जीप को देते वक्त इतनी बेचैन क्यों थी? और राधा को सफाई करते वक्त क्या मिलेगा? कहानी के अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जीप को राधा के घर आए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। रामपुर गांव की चिलचिलाती धूप में ये 2 दिन कड़ी मेहनत के रहे हैं। राहुल गांव के हैंडपंप से पानी की बाल्टियां भर भर के ला रहा है। उसके पतले हाथों में अभी वो ताकत नहीं आई है जो एक जवान लड़के में होनी चाहिए, लेकिन वो रुके बिना लगा हुआ है। लक्ष्मी ने पुराने चिथदोन से खिड़कियों को इतना रगदा है कि उसके नन्हे हाथ लाल पड़ गए हैं। और चौथा चिंटू अपने कट से भी बड़ी झाड़ू लेकर जीप के अंदर की सफाई कर रहा है। वो सूखे पट्टे मिट्टी और चूहों के पुराने बिल साफ कर रहा है। राधा भी बिना थके काम कर रही है। वो जीप के नीचे उगी हुई घास फूस को नोच रही है और उन बिलों को काट रही है जो टायर्स में बुरी तरह फंस गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती उस जीप को निगलना चाहती थी और उसे कभी जाने नहीं देना चाहती थी। जैसे जैसे वो गड़ी को साफ करती है, उसका असली नीला रंग थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। हर बार जब वो किसी कोने को साफ करती है तो उस महसूस होता है कि इस जीप की कभी एक जिंदगी थी, इसका कोई मालिक था, इसकी कोई कहानी थी। उधर हवेली में गायत्री देवी को ठीक से नींद नहीं आ रही है
वो आधी रात को उठती हैं और अपनी बड़ी सी हवेली के गलियारों में टहलती हैं। ये 2 मंजिला घर जिसमें बगीचे हैं, विदेशी मार्बल के फर्श हैं और कांच के झूमर हैं जो अंधेरे में भी चमकते हैं। उनके पास वो सब कुछ है जो पैसा खरीद सकता है। लेकिन इस वक्त उन्हें अपने सीने पर एक बोझ महसूस हो रहा है जो उन्हें सांस नहीं लेने दे रहा। वो रसोई में जकर पानी पीती है जहां खिड़कियों से चन्नी अंदर आ रही है। उनके हाथ थोड़ा कांप रहे हैं। वो उस पुरानी जीप के बारे में सोचना बैंड नहीं कर पा रही हैं। उन्हें राधा का चेहरा याद आ रहा है और वो तरीका जिस उम्मीद से बच्चों ने उस कबाड़ की तरफ दौड़ लगाई थी। अगली सुबह गायत्री देवी अपनी सेफ्ट गड़ी लेकर गांव के रास्ते से निकालती हैं। वो हाथ हिलाकर दुकान वाले काका को नमस्ते करती हैं जो उन्हें देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। वो दवाई की दुकान के सामने रुकती हैं जहां दुकानदार बाहर आकर उनके पैर छूने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आप हमारे लिए भगवान हैं, मलकिन आपकी वजह से ही मेरा बेटा शहर में पढ़ पाया। गायत्री देवी कहती हैं कि बच्चे ही तो हमारा भविष्य हैं। वो आगे बढ़ती हैं और गांव के चौक पर पहुंचती हैं जहां उनकी स्कूल बसेस खड़ी हैं। ये पीले रंग की नई बुसेन हैं जिन पर नारंगी रंग की पट्टियां बनी हैं। इनमें आरामदायक सीटें हैं और बच्चों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। हर सुबह ये बुसेन आसपास के छोटे गांव से 100 से ज्यादा बच्चों को स्कूल लेकर आती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये पूरा खर्चा गायत्री देवी अपनी जेब से उठाती हैं। बच्चों के माता पिता उन्हें बड़ी इज्जत और श्रद्धा से देखते हैं। उनके लिए गायत्री देवी एक जिंदा देवी है। वो महिला जिसने गांव में दवाखाना बनवाया जब सरकार ने कुछ नहीं किया। वो महिला जो हर साल बच्चों को मुफ्त में यूनिफॉर्म देती है। वो महिला जो त्योहारों पर गरीबों को खाना खिलाती है। गांव के प्रधान जी अपना गमछा कंधे पर डालकर उनके पास आते हैं। वो कहते हैं कि भगवान आपका भला करे, मलकिन लाइब्रेरी के लिए जो किताबें आपने भेजी थी वो आ गई हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। गायत्री देवी कहती हैं कि उन्हें खुशी हुई क्योंकि पढ़ाई ही आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन जब वो ये बातें कह रही हैं उनका दिमाग कहीं और है। वो उस पुरानी जीप के बारे में सोच रही हैं जो पिछले 15 सालों से मिट्टी और कीचड़ में दफन थी। इधर राधा के घर पर दोपहर का सूरज आग बरसा रहा है। बच्चे नीम के पेड़ की चांद में बैठे हैं और गुड़ का शरबत पी रहे हैं जो उनकी मां ने बनाया है। राधा पहली बार जीप के अंदर बैठी है। अंदर से आती हुई सदन और नमी की बदबू इतनी तेज है कि उसका जी मचलने लगता है, पर वो हार नहीं मानती। सीटें फाती हुई हैं और उनके अंदर का स्पंज किसी जख्मी जानवर की आंतों की तरह बाहर निकाल रहा है। स्टीयरिंग व्हील इतना गंदा है कि पता ही नहीं चल रहा कि उसका असली रंग क्या था। गियर बदलने वाला धंधा जंग लगने की वजह से जम चुका है। लेकिन जो चीज राधा का ध्यान खींचती है वो ये है कि अंदर बहुत सारा सामान पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस जीप को सिर्फ चलाने के लिए नहीं बल्कि इसमें रहने के लिए और काम करने के लिए इस्तेमाल किया था। फर्श पर उसे पुराने रैपर मिलते हैं, पानी की बोतलें मिलती हैं जो धूप में सड़ चुकी हैं, लेकिन यूं से कुछ निजी चीजें भी मिलती हैं। एक पुरानी डायरी जिसके पन्ने नामी से इतने चिपक गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। एक रुद्राक्ष की माला जिसका धागा कमजोर हो चुका है और एक पुरानी क्रिकेट की टोपी जिसका रंग उड़ चुका है। राधा उस टोपी को ध्यान से उठाती है और अपने चेहरे के पास लाती है। इसमें से मिट्टी की वक्त की और पुराने पसीने की महक आ रही है। उसके सीने में कुछ अजीब सा होता है, एक ऐसी याद जिसे वो पकड़ नहीं पा रही, एक ऐसा एहसास जिसका कोई नाम नहीं है। राहुल खिड़की से झंकता है और पूछता है कि मां कुछ मिला क्या। राधा कहती है कि नहीं बेटा, बस कचरा है, पुराना कचरा। लेकिन यह झूठ है। हर वो चीज जो यूज मिल रही है वो एक कहानी सुना रही है। उस इंसान की कहानी जो इस जीप को रोज चलाता था। कोई ऐसा जो सुबह से पीता था क्योंकि बगल वाली सीट पर एक पुराना थर्मोस पड़ा है। कोई ऐसा जो गाने सुनना पसंद करता था क्योंकि वहां पुराने जमाने के ऑडियो कैसेट बिखरे पड़े हैं, कुमार सानू, उदित नारायण और कुछ पुराने लोकगीत। कोई ऐसा जो मेहनत मजदूरी करता था क्योंकि पीछे वाला हिस्सा जंग लगे औजारों और पेंट के खाली डब्बों से भरा हुआ है। जब राधा सफाई में लगी हुई है, गांव में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। गायत्री देवी उस वृद्धा आश्रम में जाती हैं जो उन्होंने खुद बनवाया था। वहां वो बुजुर्गों के साथ बैठती हैं, उन्हें दवाइयां देती हैं। वो एक 90 साल के बुजुर्ग के पास बैठती हैं और उन्हें अखबार पढ़कर सुनाती हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप फरिश्ता हैं,
मलकिन अगर आप ना होती तो मैं इन सड़क पर कुत्तों की तरह मर जाता। गायत्री देवी मुस्कुरती हैं और उनका हाथ पकड़ती हैं। वो कोई दिखावा नहीं कर रही हैं। उन्हें सच में लोगों की परवाह है, लेकिन उनके अतीत में कुछ ऐसा है जो कोई नहीं जानता, कुछ ऐसा जो उन्हें रात में सोने नहीं देता। 30 साल पहले गायत्री देवी कोई मलकिन नहीं थी। वो सिर्फ गायत्री थी, एक 22 साल की लड़की जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती थी। उसका बाप शराबी था और मां दूसरों के कपड़े धोती थी। उसके पास पहनने को ढंग के जूते नहीं थे और कपड़े भी मांग कर पहनती थी। वो दिन में एक बार खाना खाती थी और उस गरीबी से भागने के सपने देखती थी। फिर वो इस हवेली के मालिक से मिली, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन विधुर थे और उन्हें अपने बच्चों के लिए एक मां की जरूरत थी। गायत्री ने शादी के लिए हां कर दी, प्यार के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए। और जब उनके पति की मौत हुई तो वो सब कुछ की मालिक बन गई। उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया, क्योंकि वो भूख का दर्द जानती थी। लेकिन उनकी कहानी का एक हिस्सा ऐसा है जो उन्होंने किसी को नहीं बताया। एक ऐसा हिस्सा जिसका सीधा ताल्लुक उस नीली जीप से है जिसे राधा इस वक्त साफ कर रही है। 18 साल पहले जब गायत्री ने गांव में मदद करना शुरू ही किया था, वो परेशान थी। उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए गाड़ी चाहिए थी, पर उनके पास बस के पैसे नहीं थे। वो गांव के चौराहे पर बैठ कर रो रही थी, क्योंकि 10 बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे। तभी वहां वो आदमी आया था, एक 35 साल का आदमी अपनी नीली जीप के साथ। उसकी आंखों में एक अजाब सी चमक थी और चेहरे पर भोलापन। उसने गायत्री को रोते हुए देखा और गाड़ी रोककर पूछा कि क्या हुआ बहन जी। गायत्री ने उसे अपनी मजबूरी बताई। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से जीप की चाबी निकाली और गायत्री के हाथ में रख दी। उसने कहा कि ये रख लीजिए, ये अब आपकी है। गायत्री हैरान रह गई थी और पूछा था कि आप काम कैसे करेंगे। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ऊपर वाला सब देख लेगा, बच्चों को इसकी ज्यादा जरूरत है। गायत्री ने वो चाबी ले ली थी और अगले 3 सालों तक उसी जीप ने गांव के बच्चों को स्कूल पहुंचाया, जब तक कि गायत्री ने अपनी पहली बुस नहीं खरीद ली। लेकिन जब गायत्री ने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके या पैसे दे सके, तो वो आदमी कभी नहीं मिला। पूरे गांव में किसी को नहीं पता था कि वो कौन था। वो बस आया, मदद की और गायब हो गया। वक्त के साथ जीप पुरानी हो गई, खराब हो गई और गायत्री ने उस पीछे के मैदान में खड़ा कर दिया। लेकिन गायत्री को यह नहीं पता कि उस जीप के अंदर अभी भी कुछ कागज छुपे हैं, कुछ तस्वीरें हैं और एक नाम है। और जब राधा उस नाम को देखेगी तो अतीत और वर्तमान एक ऐसे झटके के साथ जुट जाएंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्योंकि जिस आदमी ने वो जीप गायत्री को दी थी, वो कोई अनजान फरिश्ता नहीं था। वो हाथ मांस का इंसान था, जिसका एक परिवार था और जिसका नाम था। और राधा अब बस कुछ ही पलों में उस सच को ढूंढने वाली है। तीसरे दिन की सफाई चल रही है और गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। जीप का लोहा तप रहा है। राधा ड्राइवर की सीट के नीचे हाथ डालती है, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा है। उसकी उंगलियां किसी ठंडी धातु की चीज से टकराती हैं। वो चीज वहां बुरी तरह फंसी हुई है। राधा चिल्लाती है, राहुल इधर आना बेटा, जरा मदद कर। राहुल आता है और दोनों मिलकर उस चीज को खींचने की कोशिश करते हैं। जोर लगाने पर एक कड़क कड़क की आवाज आती है, जैसे कोई पुरानी हड्डी टूट गई हो, और बाहर निकलती है एक लोहे की पेटी, एक छोटी सी बॉक्स जो पूरी तरह जंग से ढकी हुई है। जंग इतना गहरा है कि ऐसा लग रहा है धक्का और दब्बा एक ही बन गए हैं। राधा उसे गीले कपड़े से साफ करती है। लोहे पर कुछ लिखा हुआ है जो अब मिटने की कगार पर है। जरूरी यादीन, बिना इजाजत खोलना मना है। जे एक है, जे 2 अक्षर जिनका अभी कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी दौड़कर आती है और पूछती है, माँ ये क्या है, क्या इसमें खजाना है? चिंतू की आंखें चमक उठती हैं, क्या इसमें सोना है माँ? राहुल ध्यान से देखता है और कहता है, सोना तो नहीं लगता, पर जरूर कुछ कीमती होगा, तभी तो इसे ऐसे छुपाया गया था। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये डर नहीं है, ये एक चेतावनी जैसा एहसास है, जैसे तूफान आने से पहले हवा रुक जाती है। वो लोग बॉक्स खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो खुल नहीं रहा। इस बीच राधा डैशबोर्ड की सफाई करते हुए और भी चीजें ढूंढती है। पुराने चिथदे हुए कागज, एक फोटो जो इतनी धुंधली है कि चेहरे नजर नहीं आ रहे, और एक बस का टिकट जो साल 2007 का है। साल 2007। यही वो साल था जब राधा और रमेश की शादी हुई थी। यही वो साल था जब उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी।
एक और चीज मिलती है, एक पुराना चक्कू जिसके हैंडल पर वही 2 अक्षर खुदे हुए हैं, JH। राधा ड्राइवर सीट पर बैठकर सोचने लगती है, कौन था इस जीप का मालिक? क्या वो मार गया था? उसने अपना सब कुछ यहां क्यों छोड़ दिया? तभी राहुल पीछे से आवाज लगाता है, मां मुझे कुछ और मिला है। राहुल जीप के पीछे खड़ा है और उसके हाथ में एक पीला पड़ चुका कागज है जो एक प्लास्टिक की थैली में संभाल कर रखा गया था। राहुल कांपते हाथों से उसे खोलता है। ये एक सरकारी कागज लग रहा है, शायद कोई रसीद है या कोई दान पत्र। मां, इसमें लिखा है मेन जावियर। नहीं, यहां तो कुछ और लिखा है, मेन रमेश। आगे का नाम मिट्टी की वजह से मिट गया है, लेकिन नीचे लिखा है कि मैंने अपनी जीप स्कूल के बच्चों की मदद के लिए दान कर रहा हूं। तारीख 14 मार्च 2007। राधा वो कागज हाथ में लेती है। रमेश, रमेश एच। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके पति का नाम रमेश हिरानी था, लेकिन रमेश ने तो कहा था कि उसने जीप बेच दी थी ताकि वो घर बनाने के लिए पैसे ला सके। राधा ने कभी उस पर शक नहीं किया था, लेकिन ये कागज कुछ और ही कह रहा है। ये कह रहा है कि उसने जीप बेची नहीं थी बल्कि मुफ्त में दे दी थी। राधा का दुम घुटने लगता है। राहुल उसे परेशानी से देख रहा है। मां, क्या हुआ? JH जावियर? नहीं, रमेश हिरानी। ये तुम्हारे पापा के नाम के शुरुआती अक्षर हैं। एक सन्नाटा चा जाता है जो किसी शोर से ज्यादा भारी है। लक्ष्मी धीरे से पूछती है, मां क्या ये जीप पापा की थी? राधा जवाब नहीं दे पाती। वो बस अपने बच्चों को गले लगा लेती है और रोने लगती है। उस फटी हुई सीट पर बैठकर वो समझ जाती है कि यह कबाद नहीं है, ये उसके पति की आखिरी निशानी है। गायत्री देवी ने यह जीप उस यूं ही नहीं दी थी। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, कोई ऐसा राज जो अभी उस जंग लगे लोहे के बॉक्स में बैंड है। रात को जब बच्चे सो जाते हैं, राधा जीप के पास आती है। चांद की रोशनी में वो जीप किसी मंदिर जैसी लग रही है। राधा बोनट पर हाथ रख कर फुसफुसाती है, रमेश तुमने क्या किया था? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हवा चलती है और राधा को लगता है जैसे रमेश उसके कान में कह रहा हो कि सब समझ आ जाएगा, पगली बस भरोसा रख। कल सुबह वो उस बॉक्स को खोल कर रहेगी। कल सुबह वो गायत्री देवी के पास जाएगी और जवाब मांगेगी, क्योंकि अब ये जीप कोई भीख नहीं है, ये एक पुल है जो उसके मरे हुए पति को उस अमीर मलकिन से जोड़ता है। और राधा देवी अब वो सच जानकर ही मनेगी, चाहे जो हो जाए। राधा देवी पूरी रात सो नहीं पाई। वो अपनी चातई पर करवातीन बदलती रही और अपने सोते हुए बच्चों की सांसों की आवाज सुनती रही, लेकिन उसका दिमाग सवालों के एक तूफान में फंसा हुआ था। हर बार जब वो आंखें बैंड करती, उसे वही पीला पड़ चुका कागज दिखाई देता जिस पर रमेश के हस्ताक्षर थे। हर बार जब वो सोने की कोशिश करती, उसके कानों में वही सवाल गूंजने लगता, आखिर गायत्री देवी ने उसे वही खास जीप क्यों दी? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। हवेली में तो हजारों चीजें पड़ी थी। वहां पुराने ट्रैक्टर थे, खराब फर्नीचर था, पुराने कपड़े थे। अगर मलकिन को सिर्फ दान ही देना था तो वो पैसे दे सकती थी, रशान दे सकती थी, लेकिन उन्होंने उस वही नीली जीप दी जो ना जाने कितने सालों से मैदान में मिट्टी खा रही थी। जब सुबह की पहली किरण खिड़की के फाते हुए पर्दे से अंदर आई, तब तक राधा उठ चुकी थी। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, वही जिसे वो खास मौकों के लिए बचा कर रखती थी। हालांकि वो भी घिस चुकी थी, पर वो साफ थी। उसने अपने बालों को कस के बांधा और दीवार पर लटके हुए तूते शीशे में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे जो बता रहे थे कि वो कितनी थकी हुई है, लेकिन आज उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक जिद भी थी। उसने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और एक कागज पर लिख कर छोड़ दिया, टेबल पर रोटी रखी है, खा लेना और जब तक मैं वापस ना आऊं जीप के पास मत जाना। रामपुर की सड़क आज उसे बहुत लंबी लग रही थी। हर कदम पर उसकी पुरानी चप्पलें धूल उड़ा रही थी। सुबह की धूप अभी से चुभने लगी थी और हवा में सूखी मिट्टी की महक थी। रास्ते में उसे गांव के कुछ किसान मिले जो बैलगाड़ी लेकर खेत पर जा रहे थे। दूध वाला अपनी साइकिल पर बड़ा सा कन लटकाए हुए मिला। उसने हाथ हिलाकर कहा, रम रम राधा, भाभी हवेली जा रही हो क्या? राधा ने धीरे से हां कहा। दूध वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान भाला करे। गायत्री मलकिन का वो तो इस गांव के लिए देवी हैं, उनके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। राधा ने सिर्फ सर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में उस चिट्ठी के शब्द घूम रहे थे। मैं अपनी गड़ी दान कर रहा हूं ताकि गरीब बच्चे स्कूल जा सकें।
रमेश ने बच्चों की मदद के लिए गड़ी दी थी। और आज गांव के सारे बच्चों को स्कूल ले जाने का काम कौन करता है? गायत्री देवी। सारे टुकड़े एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जो डरावनी भी थी और हैरान करने वाली भी। जब राधा हवेली के बड़े लोहे के गेटे पर पहुंची तो गेट खुला हुआ था। अंदर का नजारा बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। हरे भरे बगीचे थे जिनमें पानी देने वाली मशीन चल रही थी। सैफ्ट संगमरमर की दीवारें चमक रही थी और बीच में एक छोटा सा फवारा चल रहा था। माली काका जो वहां बरसों से काम कर रहे थे, पुढ़ों की कटाई कर रहे थे। उन्होंने राधा को देखा और पूछा, अरे राधा बिटिया, आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना, फिर काम पर क्यों आई हो? राधा ने गहरी सांस ली और कहा, काका मैं काम के लिए नहीं आई, मुझे मलकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। माली काका ने उसके चेहरे की गंभीरता देखी और कहा, ठीक है तुम यही रुको, मैं पूछ कर आता हूं। राधा वहां एक आम के पेड़ की छांव में खड़ी हो गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। यह डर नहीं था, यह वो घबराहट थी जो सच जानने से पहले होती है। ऊपर हवेली की दूसरी मंजिल पर गायत्री देवी अपने धंधे ऑफिस में बैठी थी। उनके सामने शीशम की लकड़ी का बड़ा सा मेज था जिस पर हिसाब की किताबें फैली हुई थी। वो स्कूल बस के खर्चे जोड़ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माली काका ने अंदर आकर कहा, मलकिन वो राधा आई है, कह रही है कुछ जरूरी काम है। गायत्री देवी के हाथ से कलम छूट गई। उन्हें महसूस हुआ जैसे कमरे की हवा रुक गई हो। राधा जीप। वो पिछले 3 दिनों से इस पल का इंतजार कर रही थी और डर भी रही थी। उन्होंने चश्मा उतारा और अपनी आंखें माली। वो चाहती तो मना कर सकती थी, कह सकती थी कि वो व्यस्त है, लेकिन वो जानती थी कि वो सच से ज्यादा दिन तक भाग नहीं सकती। वो अतीत का भूत जो पिछले 18 सालों से उनका पीछा कर रहा था, आज दरवाजे पर खड़ा था। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, यूज ऊपर भेज दो। जब राधा ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि गायत्री देवी अपनी कुर्सी पर बैठी हैं। कमरे में एसी चल रहा था और फर्श इतना चमकदार था कि चेहरा दिख जाए। ये एक अलग दुनिया थी जहां राधा जैसे लोग सिर्फ सफाई करने आते थे। गायत्री देवी ने कोशिश की कि वो शांत दिखें, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। बैठो राधा, उन्होंने इशारा किया। राधा कुर्सी पर बैठ गई। उसकी कमर सीधी थी और हाथ गोद में रखे हुए थे। कुछ पलों के लिए दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सन्नाटा इतना भारी था कि उसे काटा जा सकता था। आखिरकार राधा ने हिम्मत जुटाई। मलकिन मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूं और मुझे सच सुनना है। गायत्री ने थूक निगला और कहा, पूछो। राधा ने सीधे उनकी आंखों में देखा। आपने मुझे वो जीप क्यों दी? गायत्री की पलकें झपकने लगी। मैंने बताया तो था, वो बेकार पड़ी थी, मैंने सोचा तुम्हारे काम आ जाएगी, तुम यूज बेचकर पैसे कमा लोगी। राधा ने उनकी बात काट दी। नहीं मलकिन, आप झूठ बोल रही हैं। आपके पास बहुत पैसा है, अगर आप मदद करना चाहती तो कुछ भी दे सकती थी, लेकिन आपने वही जीप दी जो सालों से छुपी हुई थी। गायत्री कुर्सी से खड़ी हो गई और खिड़की की तरफ चली गई ताकि राधा उनका चेहरा ना देख सके। वो बोली, मैंने बस सोचा कि वो मदद करेगी। राधा भी खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, पर डर से नहीं, गुस्से और दर्द से। मलकिन मुझे जीप के अंदर कुछ मिला है। मुझे पुराने कागज मिले हैं। एक ऐसा कागज जिस पर मेरे पति रमेश हिरानी का नाम लिखा है और उस पर लिखा है RH। कमरे में सन्नाटा छा गया। गायत्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली। राधा ने आगे कहा, मुझे एक दान पत्र मिला है मलकिन। उसमें लिखा है कि साल 2007 में किसी रमेश नाम के आदमी ने वो जीप मुफ्त में दान कर दी थी ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। और आज इस प्यूर इलाके में स्कूल बस सिर्फ आप चलाती हैं। आप ही हैं जो बच्चों की मदद करती हैं। आप ही हैं जिसने ये सब शुरू किया। गायत्री धीरे से घूमी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। राधा ने पूछा, मुझे सच बताइए, क्या मेरे पति ने वो जीप आपको दी थी? यह सवाल हवा में लटक गया। 2 औरतें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, अब एक पुराने सच के धागे से जुड़ गई थी। गायत्री देवी ने गहरी सांस ली। एक आंसू उनके गाल पर लुढ़क गया। उन्होंने धीरे से सर हिलाया। हां राधा, तुम्हारे पति ने ही मुझे वो जीप दी थी। राधा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों ताले से खिसक गई हो। वो वापस कुर्सी पर गिर गई। उसके कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। उसका पति, वो आम सा आदमी, इस अमीर मलकिन को जानता था और उसने इतनी बड़ी चीज उन्हें दे दी थी। कब? राधा ने टूटी हुई आवाज में पूछा। आप मेरे रमेश से कब मिली थी? गायत्री वापस अपने मेज के पास आई और यूं पकड़कर खड़ी हो गई जैसे सहारा ढूंढ रही हो।
18 साल पहले गांव के चौक पर मैंने उस वक्त बहुत बुरे हालात में थी। राधा ने गुस्से और दुख के साथ कहा, बुरे हालात? आप तो हमेशा से अमीर रही हैं, बल्कि आपको क्या दुख हो सकता है? गायत्री नैना में सर हिलाया। नहीं राधा, तुम मुझे मलकिन के रूप में जानती हो, लेकिन मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। मैं इसी गांव के बाहर एक झोपड़ी में पैदा हुई थी। मेरे पास पहनने को जूते तक नहीं थे। मैं भूखे पेट सोती थी। राधा हैरानी से उन्हें देखने लगी। गायत्री देवी जो देवी मानी जाती हैं, वो भी कभी गरीब थी। गायत्री ने कहा, जब मेरे पति मरे तो वो मेरे लिए कर्जा छोड़ गए थे। मैं बर्बाद होने वाली थी। मैं बच्चों की मदद करना चाहती थी, पर मेरे पास साधन नहीं थे। और तब तब तुम्हारा पति आया था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली सच तो अभी आना बाकी है। गायत्री देवी और रमेश की मुलाकात कैसे हुई थी, और उस बैंड बॉक्स में आखिर क्या है, जानने के लिए अगला भाग सुनना मत भूलिएगा। गायत्री देवी की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वो अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगी, एक ऐसी कहानी जो आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। उन्होंने कहा कि जब मेरे पति की मौत हुई तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पास ये हवेली तो थी, लेकिन साथ में कर्जा भी था। लोगों को लगता था कि मैं अमीर हूं, पर असलियत ये थी कि मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज थी। मैं बच्चों की मदद करना चाहती थी, क्योंकि मैंने खुद गरीबी देखी थी। मुझे याद था कि बिना जूतों के स्कूल जाना कैसा लगता है। मुझे याद था कि भूखे पेट पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। गायत्री ने एक लंबी सांस ली और खुद को संभाला। वो बोली कि उस वक्त गांव के 10 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं मदद करूंगी, लेकिन मेरे पास स्कूल बस खरीदने के पैसे नहीं थे। यहां तक कि एक पुरानी गाड़ी खरीदने की हैसियत भी नहीं थी मेरी। मुझे लग रहा था कि मैं हार गई हूं। मैं उन बादशों से झूठ बोलने वाली थी। एक शाम मैं गांव के पुराने चौक पर बैठी थी और रो रही थी। तभी वहां एक आदमी आया। वो अपनी नीली जीप में था। वो गाड़ी पुरानी जरूर थी, पर बहुत साफ और अच्छी थी। उस आदमी ने गाड़ी रोकी और मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? पता नहीं क्यों राधा, पर मैंने उस अनजान आदमी को सब सच बता दिया। मैंने यूं बताया कि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, पर मेरे पास गाड़ी नहीं है। राधा की आंखें भर आई। वो जानती थी कि ये आदमी कौन था। ये वही रमेश था जो सड़क पर किसी को भूखा देख ले तो अपना टिफिन दे देता था। ये वही रमेश था जो हमेशा कहता था कि इंसान की असली कमाई उसकी नेकी होती है। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि उस आदमी ने जो किया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उसने अपनी जीप की चाबी निकाली और मेरे हाथ में रख दी। उसने कहा कि ये रख लीजिए, ये अब आपकी है। मैंने उसे पूछा कि वो काम कैसे करेगा, तो उसने हंसकर कहा कि भगवान सबका इंतजाम कर देता है। उसने कहा कि बच्चों को इसकी ज्यादा जरूरत है, और फिर वो वहां से पैदल ही चला गया, जैसे कि उसने कोई बहुत छोटा सा काम किया हो। गायत्री उठी और अपनी अलमारी की तरफ गई। वहां से उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली और राधा के हाथ में दी। ये तस्वीर काफी धुंधली हो चुकी थी। इसमें वही नीली जीप खड़ी थी और उसके अंदर और बाहर स्कूल के बच्चे भरे हुए थे। तो सबके चेहरों पर मुस्कान थी। गायत्री ने कहा कि यह फोटो पहले दिन की है। तुम्हारे पति की जीप ने इन बच्चों की जिंदगी बना दी। 3 साल तक मैंने इसी जीप से बच्चों को स्कूल भेजा। इसी जीप की वजह से लोग मुझ पर भरोसा करने लगे और मुझे और मदद मिलने लगी। आज जो तुम ये बुसेस देख रही हो, ये स्कूल देख रही हो, ये सब तुम्हारे पति की वजह से है। राधा उस फोटो को देख रही थी और उसके आंसू फोटो के कांच पर गिर रहे थे। वो उस जीप को पहचान गई। वो उस आदमी की नेकी को पहचान गई जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताई थी। लेकिन एक सवाल अभी भी था। राधा ने पूछा कि आपने उसे ढूंढा क्यों नहीं? आपने उसे शुक्रिया क्यों नहीं कहा? गायत्री वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और सर झुका लिया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ढूंढा राधा। मैंने पूरे गांव में पूछा। मैंने लोगों को उसका हुलिया बताया, जीप के बारे में बताया, लेकिन कोई उसे नहीं जानता था, या शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वक्त बीतता गया। जीप खराब होने लगी, पुरानी पड़ गई। जब मेरे पास नई बुस आ गई तो मैंने उस जीप को हवेली के पीछे खड़ा कर दिया। मैं यूं देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मुझे याद दिलाती थी कि मैं किसी का एहसान नहीं चुका पाई। गायत्री ने अपने आंसू पोंछे और राधा की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हें देखा
राधा, तो मुझे तुम में अपनी पुरानी झलक दिखी। तुम मेहनत कर रही थी, अकेले बच्चों को पाल रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें वो जीप देकर पुराना हिसाब बराबर कर सकती हूं। मैंने सोचा तुम उस बीच दोगी या कबाद में दे दोगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम वो कागज ढूंढ लोगी। मुझे पता ही नहीं था कि वो आदमी तुम्हारा पति था। राधा खड़ी हुई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने धीरे से कहा कि रमेश ने मुझसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि उसने जीप बेच दी ताकि हम घर बना सकें। मैंने उस पर विश्वास किया। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं परेशान हूं। शायद वो जानता था कि अगर मुझे पता चलता कि उसने घड़ी मुफ्त में दे दी है तो मैं गुस्सा करती, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी। रमेश ने चुपचाप नुकसान उठाया ताकि वो बच्चे स्कूल जा सकें। गायत्री ने कहा कि नेक लोग ऐसे ही होते हैं राधा, वो शोर नहीं मचाते। राधा घूमकर वापस गायत्री की तरफ मुड़ी। उसने कहा कि लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है मलकिन। जीप में सिर्फ कागज नहीं मिले, वहां एक बॉक्स भी मिला है। एक लोहे की पेटी जो सीट के नीचे छुपी हुई थी। वो पूरी तरह जंग से बांध है, हम यूज खोल नहीं पाए। उस पर रमेश के नाम के अक्षर लिखे हैं और हज, और उस पर लिखा है कि बिना इजाजत इसे न खोला जाए। गायत्री हैरानी से खड़ी हो गई। बॉक्स? कैसा बॉक्स? उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी कोई बॉक्स नहीं देखा। जब तुम्हारे पति ने मुझे जीप दी थी तो उसमें उनका कोई सामान नहीं था। अगर वहां कोई बॉक्स छुपा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसे जानबूझकर वहां छोड़ा था, जैसे कोई पैगाम हो जो वो चाहते थे कि कभी ना कभी मिले। दोनों औरतें एक दूसरे को देखने लगी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। अब यह सिर्फ एक पुरानी घड़ी की बात नहीं थी। यह रमेश का आखिरी संदेश था जो 18 साल से इंतजार कर रहा था। गायत्री ने तुरंत अपना पुर्से उठाया। उन्होंने कहा कि हमें अभी जाना होगा, हमें वो बॉक्स खोलना होगा। गायत्री तेजी से सीढ़ियां उतर गई और राधा उनके पीछे भागी। नौकर उन्हें देखकर हैरान थे। गायत्री ने अपनी चमचमाती घड़ी निकाली और राधा को बैठने का इशारा किया। दो अलग दुनिया की औरतें आज एक ही मकसद के लिए साथ जा रही थी। रामपुर की धूल भरी सड़क पर गायत्री की घड़ी दौड़ने लगी। राधा खिड़की से बाहर देख रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या होगा उस बॉक्स में? क्यों छुपाया था रमेश ने उसे वहां? जब वो राधा के घर पहुंचे तो बच्चे बाहर ही खेल रहे थे। राहुल ने जब मलकिन की घड़ी देखी तो वो दौड़ कर आया। मां, आप मलकिन को ले आई। राधा घड़ी से उतरी और बोली, हां बेटा, हम वो बॉक्स खोलने आए हैं। गायत्री देवी अपनी महंगी साड़ी की परवाह किए बिना मिट्टी में चली आई। उन्होंने बच्चों को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उनकी नजरें उस नीली जीप को ढूंढ रही थी। लक्ष्मी दौड़कर जीप के पास गई और अंदर से वो भरी हुई लोहे की पेटी निकाल लाई। उसने वो पेटी गायत्री देवी के हाथ में दी। गायत्री के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने उस ठंडे जंग लगे लोहे को छुआ। इस बॉक्स में 18 साल पुराना राज बैंड था। गायत्री ने कहा कि हमें औजार चाहिए होंगे, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर और थोड़ा तेल। राधा भागकर घर के अंदर गई और अपने पति का पुराना टूल बॉक्स ले आई। वो सब नीम के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गए। गायत्री देवी, गांव की सबसे अमीर औरत, आज मिट्टी पर पलाथी मारकर बैठी थी। उन्होंने स्क्रू ड्राइवर उठाया और बॉक्स के किनारे पर लगाया। राहुल ने कहा कि मलकिन, मैं मदद करूं क्या? गायत्री ने कहा कि हम सब मिलकर करेंगे बेटा। उन्होंने तेल डाला और इंतजार किया। फिर थोके पीती शुरू हुई। धक धक धक, हर चोट के साथ जंग की परत टूटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त की दीवार टूट रही हो। काफी देर की मेहनत के बाद एक तेज आवाज आई, कताक। बॉक्स का ढक्कन थोड़ा सा हिल गया। राधा ने अपनी सांस रोक ली। गायत्री और राहुल ने मिलकर जोर लगाया और आखिरकार वो पुरानी पेटी खुल गई। अंदर जो था वो देखकर सबकी आंखें फाती रह गई। वहां कुछ कागज थे जो प्लास्टिक में लिपटे हुए थे और सबसे ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। वो चिट्ठी जो रमेश ने लिखी थी। क्या लिखा था उस आखिरी चिट्ठी में? और वो कौन सा सच था जो रमेश दुनिया को बताना चाहता था? यह जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा सुनना मत भूलिएगा। बॉक्स का ढक्कन आखिरकार खुल गया। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। इतने सालों तक मिट्टी और पानी में रहने के बावजूद बॉक्स के अंदर सब कुछ सूखा और सुरक्षित था। जंग ने दरारों को इतनी बुरी तरह बैंड कर दिया था कि एक बूंद पानी भी अंदर नहीं जा पाया था। अंदर कुछ कागज थे जो प्लास्टिक की थैलियों में लपेटे हुए थे और सबसे ऊपर एक छोटी सी तस्वीर रखी थी। राधा ने कांपते हाथों से वो तस्वीर उठाई। उसने धूल साफ की और जैसे ही तस्वीर देखी उसके मुंह से एक चीख निकाल गई। ये उसकी और रमेश की शादी की तस्वीर थी।
वो दोनों गांव के छोटे से मंदिर के सामने खड़े थे। राधा ने लाल जोड़ा पहना था और रमेश ने एक किराए का सूट पहना था जो उसे थोड़ा ढीला आ रहा था, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर जो मुस्कान थी वो बता रही थी कि वो दुनिया के सबसे खुश इंसान थे। राधा ने तस्वीर को चूमा और रोने लगी। हाय रमेश, उसने सिसकते हुए कहा। लक्ष्मी ने पूछा, मां क्या ये पापा हैं? राधा ने सर हिलाया। हां बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। चिंटू, जो अपने पिता को ठीक से याद भी नहीं कर पाता था, वो उस तस्वीर को बड़ी हैरानी से देख रहा था। गायत्री देवी ने अपने आंसू पोंछे और बॉक्स से अगली चीज निकाली। ये एक बड़ा लिफाफा था जो पीला पड़ चुका था। उन्होंने उसे खोला और अंदर से कुछ जरूरी कागज निकाले। पहला कागज वही दान पत्रा था जो पूरी तरह से सही सलामत था। गायत्री ने उसे जोर से पढ़ा ताकि सब सुन सकें। मैं रमेश हिरानी अपना होशो हवास में अपनी महिंद्रा जीप गायत्री देवी को दान करता हूं। यह गाड़ी गांव के बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए इस्तेमाल होगी। मैं ये दान अपनी मर्जी से कर रहा हूं, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लालच के। बस यही उम्मीद है कि जो बच्चे पैदल नहीं जा सकते वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। तारीख 14 मार्च 2007। गायत्री की आवाज पढ़ते पढ़ते भारी हो गई थी। जब उन्होंने पढ़ना खत्म किया तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे। लेकिन अभी एक और कागज बाकी था, एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी। रमेश की लिखाई साफ और मजबूत थी, वही लिखाई जो राधा को पुराने दिनों की याद दिला रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, मां इसे पढ़ो, जोर से पढ़ो। राधा ने गहरा सांस लिया, खुद को संभाला और पढ़ना शुरू किया। जिसे भी ये चिट्ठी मिले, मेरा नाम रमेश है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे राधा जैसी पत्नी मिली। आज मैंने एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में राधा को नहीं पता। मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा कि मैंने जीप बेच दी है घर के पैसे जोड़ने के लिए, लेकिन सच ये है कि मैंने वो जीप एक औरत को दे दी जो चौक पर रो रही थी। वो औरत गरीब बच्चों की मदद करना चाहती थी पर उसके पास साधन नहीं थे। राधा की आवाज कांपने लगी पर वो पढ़ती रही। मुझे पता है कि हमें पैसों की जरूरत है। मुझे पता है कि राधा गुस्सा करेगी कि हमारा परिवार पहले आता है, और वो सही भी है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरों की मदद करना भी एक परिवार का ही फर्ज है। मैं अब दोगुनी मेहनत करूंगा। मैं ज्यादा काम करूंगा ताकि मेरी बीवी और बच्चों को कभी कोई कमी ना हो। राधा, अगर तुम कभी ये चिट्ठी पढ़ो तो बस इतना जान लेना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि यही सही है। उम्मीद है कि मेरी वो पुरानी जीप किसी के काम आएगी। तुम्हारा रमेश। जब चिट्ठी खत्म हुई तो वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा के चलने की आवाज आ रही थी। गायत्री देवी जमीन पर बैठ गई और फुट-फुट कर रोने लगी। राधा ने उन्हें कंधे से पकड़ा। बच्चे अपनी मां से चिपक गए। चिंटू अपनी नानी उंगलियों से अपनी मां के आंसू पोंछ रहा था। गायत्री ने रोते हुए कहा, राधा, तुम्हारे पति ने मुझे जिंदगी दी थी। उन्होंने मुझे वो मौका दिया जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी, और आज मैं वही करूंगी जो उन्होंने मेरे लिए किया था। राधा ने कहा, मलकिन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रमेश ने जो किया वो अपनी खुशी से किया था। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। गायत्री ने सर उठाया। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक दृढ़ निश्चय था। नहीं राधा, यह कर्ज नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। रमेश ने एक बीज बोया था और आज वो बीज एक बड़ा पेड़ बन चुका है। अब उस पेड़ का फल उसके बच्चों को मिलना चाहिए। गायत्री ने राधा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनके कोमल हाथ राधा के खुरदुरे हाथों को पकड़े हुए थे। उन्होंने कहा, राधा, मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहती हूं, लेकिन नौकर की तरह नहीं, एक साथी की तरह। तुमने गरीबी देखी है, तुमने दुख देखा है, तुम जानती हो कि असली जरूरत किसको होती है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ मेरे ट्रस्ट में काम करो। तुम मुझे बताओगी कि किसकी मदद करनी है और कैसे करनी है। राधा को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। क्या सच में? गायत्री ने आगे कहा, और वो जो पुराना गुदाम है हवेली के बगल में, मैं उस आज ही तुदवा कर वहां एक नया घर बनवाऊंगी, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए। 3 कमरे, पक्की चैट और बिजली पानी। तुम्हारे बच्चे अब मिट्टी में नहीं सोएंगे। राहुल की आंखें फाती रह गई। पक्का घर? गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, पक्का घर जिसमें टीलेस होंगे और पंखे होंगे। लक्ष्मी खुशी से कूद पड़ी और बोली, क्या हमें ठंडा पानी मिलेगा? गायत्री हंस पड़ी और बोली, हां,
पीता ठंडा पानी भी और गर्म पानी भी। राधा के पास शब्द नहीं थे। 3 साल का संघर्ष, 3 साल की भूख और आंसू आज खत्म हो रहे थे। उसने पूछा, पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? गायत्री ने उस नीली जीप की तरफ इशारा किया। क्योंकि 18 साल पहले जब मेरे पास कुछ नहीं था, एक आदमी ने मुझे कहा था कि भगवान सब इंतजाम कर देगा। भगवान ने मेरे लिए इंतजाम किया, अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए इंतजाम करने की। और फिर गायत्री ने उस जीप पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, और ये जीप ये यहां ऐसे नहीं रहेगी। हम इसे ठीक करवाएंगे, हम इसे बिल्कुल नया बनवाएंगे और इसे हवेली के द्वार पर खड़ा करेंगे ताकि दुनिया याद रखे कि रमेश हिरानी कौन था। राहुल ने आगे बढ़कर अपनी मां का हाथ पकड़ा। मां, हां कह दो, पापा के लिए हां कह दो। राधा ने अपने बच्चों के चेहरे देखे। उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज अब ढल रहा था। उसे लगा जैसे रमेश वहां से मुस्कुराते हुए कह रहा हो कि ले लो राधा, ये तुम्हारा हक है। राधा ने रोते हुए मुस्कुराया और कहा, ठीक है मलकिन, मैं तैयार हूं। अगले 3 महीने राधा की जिंदगी में तूफान की तरह बदलाव आए। हवेली के बगल वाला वो पुराना गोदाम अब एक सुंदर घर बन चुका था। दीवारों पर नया रंग था, खिड़कियों में कांच लगा था। राधा और बच्चे हर हफ्ते वहां जाते और अपनी आंखों से उस सपने को पूरा होते देखते। दूसरी तरफ वो नीली जीप शहर के एक बड़े गैराज में भेज दी गई थी। वहां के मिस्त्रियों ने उसका एक एक पुर्जा खोल दिया था। जंग को हटाया गया, इंजन को नया किया गया। वही नीला रंग वापस किया गया जो रमेश को पसंद था। सीट के कवर्स बदले गए और टायर नए लगाए गए। राधा ने अपना नया काम शुरू कर दिया था। पहले वो सिर्फ गायत्री के साथ घूमती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी राय देने लगी। एक दिन जब वो लोग एक गरीब बस्ती में गए तो गायत्री ने कहा कि हम इन्हें कंबल देंगे। लेकिन राधा ने कहा, नहीं मलकिन, कंबल तो है इनके पास, इन्हें मच्छरदानी की जरूरत है, यहां बीमारी बहुत फैलती है। गायत्री ने राधा की बात मानी और देखा कि राधा सही थी। राधा अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो अब गांव की आवाज बन गई थी। वो अमीर और गरीब के बीच का पुल बन गई थी। राहुल अब एक अच्छी स्कूल में जाने लगा था। उसने अपनी पुरानी फाती हुई यूनिफॉर्म छोड़ दी थी और अब वो गर्व से नया बस्ता लेकर जाता था। लक्ष्मी और चिंटू भी स्कूल जाने लगे थे। वो बच्चे जिनका भविष्य अंधेरे में था अब रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। एक शनिवार की सुबह 3 महीने बाद एक बड़ा ट्रक हवेली के आंगन में आया। उस ट्रक के पीछे कुछ ढका हुआ था। राधा अपने नए घर की रसोई में थी जब उसने शोर सुना। वो बाहर भागी आते से सने हुए हाथों के साथ। बच्चे भी दौड़कर आ गए। गायत्री देवी वहां खड़ी थी और उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने इशारा किया और ट्रक वाले ने वो कपड़ा हटा दिया। धूप में चमकती हुई वो नीली जीप वहां खड़ी थी। लेकिन ये वो कबाड़ नहीं थी जिसे राधा ने साफ किया था। ये बिल्कुल नई लग रही थी। इसका क्रोम चांदी की तरह चमक रहा था। टायर कले और चमकदार थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी शोरूम से निकली हो। बच्चे खुशी से चीख पड़े। ये पापा की जीप है, चिंटू चिल्लाया। राधा के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। वो जीप के पास गई और अपना चेहरा उस ठंडे नए पेंट पर लगा दिया। गायत्री ने चाबी राधा की हथेली पर रखी। ये लो राधा, ये अब तुम्हारी है, इसे चलाओ, दुनिया को दिखाओ कि रमेश की निशानी वापस आ गई है। राधा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। नई गाड़ी की खुशबू ने उसका स्वागत किया। डैशबोर्ड पर वही पुराना छोटा सा गणपति रखा था जो रमेश ने लगाया था, बस अब वो साफ और चमकदार था। राधा सीट पर बैठी, राहुल बगल में बैठा और बाकी दोनों बच्चे पीछे। राधा ने चाबी घुमाई। इंजन एक शेर की तरह दहाड़ कर स्टार्ट हुआ। गायत्री ने कहा, जाओ राधा, पूरे गांव का चक्कर लगाओ। आज रामपुर देखेगा कि अच्छाई कभी मरती नहीं है, वो घूमकर वापस आती है। राधा ने गियर लगाया और गाड़ी आगे बढ़ाई। जब वो जीप गांव की सड़कों पर निकली तो लोग रुककर देखने लगे। वो नीली जीप जो कभी कबाड़ थी आज शान से दौड़ रही थी। ये सिर्फ एक गड़ी की कहानी नहीं थी, ये उस सच की कहानी थी कि अगर आप नियत साफ रखें तो किस्मत आपके दरवाजे पर जरूर आती है। लेकिन कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी आना बाकी है। गांव के चौक पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जहां रमेश के नाम की तख्ती लगाई जाएगी और वहां राधा कुछ ऐसा कहेगी जो सबके दिलों को छू लेगा। अंतिम भाग के लिए तैयार रहिएगा। राधा ने इंजन स्टार्ट किया और उसकी आवाज किसी संगीत से कम नहीं थी। जीप मक्खन की तरह स्टार्ट हो गई। राधा ने गियर बदला और गाड़ी आगे बढ़ाई। जब वो नीली जीप रामपुर की सड़कों पर निकली तो नजारा देखने लायक था। लोग अपना काम छोड़कर सड़क के किनारे खड़े हो गए।
खेत में काम करने वाले किसान हाथ हिलाने लगे। शर्मा चाची जो अपनी दुकान के बाहर बैठी थी, उन्होंने जब उस चमकती हुई जीप को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रमेश को जाना था और वो जानती थी कि वो कितना नेक आदमी था। बंसी हलवाई ने अपनी दुकान से बाहर आकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब जीप गांव के मुखिया चौक पर पहुंची तो वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। गायत्री देवी ने एक छोटे से समारोह का आयोजन किया था। वहां गांवों के पंडित जी खड़े थे, हाथ में पूजा की थाली लिए हुए। स्कूल के अध्यापक थे, बच्चों के माता पिता थे और वो बुजुर्ग थे जो वृद्धा आश्रम में रहते थे। चौक के बीचों बीच एक नई चीज बनाई गई थी, एक पत्थर का स्तंभ जिस पर पीतल की एक तख्ती लगी हुई थी, लेकिन वो अभी कपड़े से ढकी थी। राधा जीप से नीचे उतरी। उसकी चाल में आज एक अलग ही आत्मविश्वास था। गायत्री देवी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और उसे उस स्तंभ के पास लेकर गई। गायत्री ने इशारा किया और राधा ने वो कप्ता हटा दिया। सूरज की रोशनी में पीतल की वो तख्ती सोने की तरह चमक उठी। राधा ने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। स्वर्गीय रमेश हिरानी की याद में, एक नेक दिल इंसान जिसने अपनी गड़ी दान कर दी ताकि इस गांव के बच्चे स्कूल जा सकें। उनकी ये छोटी सी कोशिश आज एक बड़ा वटवृक्ष बन गई है जिसकी छांव में सैकड़ों परिवार पल रहे हैं। रामपुर गांव उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। राधा वाही घुटनों के बल बैठ गई। 3 साल का दुख जो उसके सीने में पथार बन गया था, आज पिघल कर बह निकला। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। उसके बच्चे आगे आए और उन्होंने अपनी मां को गाले लगा लिया। गायत्री देवी भी वही नीचे बैठ गई और राधा का हाथ पकड़ लिया। 2 औरतें जो समझ की नजर में अलग थी, आज दुख और खुशी के इस पल में एक थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और जीप पर फूलों की माला चढ़ाई। उन्होंने कहा कि दुनिया में अच्छाई कभी मरती नहीं है, वो घूम फिर कर वापस जरूर आती है। पूजा के बाद गायत्री देवी ने मिके उठाया और वहां जमा हुए लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही हूं। आज से हमारे रमेश हिरानी सेवा ट्रस्ट की जिम्मेदारी राधा देवी संभालेंगी। वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगी और हमें बताएंगी कि गांव में किसको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये नीली जीप जिसे हमने इतने प्यार से नया बनाया है, ये हमेशा हवेली के द्वार पर खड़ी रहेगी। ये हमें याद दिलाती रहेगी कि सब कुछ कहां से शुरू हुआ था। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा चौक गूंज उठा। राधा खड़ी हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बच्चों को देखा। राहुल जो अब लंबा और ताकतवर हो गया था, बिल्कुल अपने पिता जैसा लग रहा था। लक्ष्मी और चिंटू के चेहरों पर मुस्कान थी। राधा ने आसमान की तरफ देखा जहां एक बाज उड़ रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, पापा हमने कर दिखाया। आपका नाम अब अमर हो गया है। मैं वादा करती हूं कि आपने जो शुरू किया था यूस में कभी रुकने नहीं दूंगी। आपकी अच्छाई अब इन बच्चों के जरिए जिंदा रहेगी। हवा चली और नीम के पेड़ों ने सरसराहट की। राधा को लगा जैसे रमेश हवा के जरिए कह रहा हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। राधा, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है। उसी रात जब बच्चे अपने नए घर में नए बिस्तर पर चैन की नींद सो गए, राधा बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। वो तारों को देखने लगी। वो सोचने लगी उस दिन के बारे में जब गायत्री देवी ने उस वो कबात जीप दी थी। यूस याद आया कि कैसे उस गुस्सा आया था, कैसे उस अपमान महसूस हुआ था। वो सोचने लगी कि अगर उसने वो जीप साफ नहीं की होती तो क्या होता, अगर वो उस कबादी को बेच देती तो क्या होता। शायद ये राज हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राधा को अब समझ आ गया था कि जिंदगी में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती। रमेश की अच्छाई उस लोहे के बॉक्स में 18 साल तक बैंड रही, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो जीप कभी कबाद थी ही नहीं, वो एक पुल थी। एक ऐसा पुल जिसने राधा को उसकी नई जिंदगी तक पहुंचाया, जिसने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। और अब वो नीली जीप हवेली के आंगन में शान से खड़ी है। वो वहां से गुजरने वाले हर इंसान को एक ही कहानी सुनाती है, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने अपना सब कुछ दे दिया। 2 औरतों की कहानी जो एक पुराने राज की वजह से बहन बन गई। और ये सबक कि अगर आप दुनिया में अच्छाई बांटोगे तो वो अच्छाई 1000 गुना होकर आपके पास वापस आएगी। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम अक्सर चीजों को सिर्फ उनकी बाहरी शक्ल से जज करते हैं। राधा को लगा था कि उसका बाद मिला है, एक जंग लगी हुई घड़ी मिली है, लेकिन असलियत में वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। वो एक पुल था जो उसके अतीत से उसके भविष्य तक ले गया। जिंदगी भी कई बार ऐसी ही होती है।
मुश्किलें, परेशानियां और दुख, ये सब उस जंग की तरह होते हैं जो हमारी खुशियों को ढक लेते हैं। लेकिन अगर हम हिम्मत ना हारें, अगर हम राधा की तरह अपनी जिंदगी की सफाई करते रहें, मेहनत करते रहें, तो उस जंग के नीचे छुपा हुआ सोना एक ना एक दिन चमक ही जाता है। रमेश ने जो अच्छाई की थी वो उसने किसी तारीफ के लिए नहीं की थी। और देखिए, वही निष्काम कर्म, वही बिना लालच की गई मदद 18 साल बाद उसके बच्चों के सर पर चैट और उनके पैरों के नीचे जमीन बनकर वापस आई। अच्छाई कभी रास्ते में नहीं खोती, वो अपना पता ढूंढ ही लेती है। बस हमें थोड़ा सब्र रखना होता है। हुमैन उम्मीद है कि रमेश और राधा का यह सफर आपको पसंद आया होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह बनाई है तो हमें बहुत खुशी होगी। ऐसी ही और कहानियां जो जिंदगी के मैंने समझा दें, उन्हें सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लें तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छाई बांटते रहिएगा।